भाजपा के बड़े लोगों ने आपको ये सूचना पहुंचाई थी कि अगर आप भाजपा ज्वाइन करते हैं, असेंबली इलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको टिकट मिल सकती है इस कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो आपने डैप को छोड़ के भाजपा में आपने स्विच क्यों नहीं किया? और अगर ये कंफर्मेशन थी कि आपको टिकट मिलनी थी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो आपने उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? मैंने अप्रोच किया राणा देवेंद्र सिंह जी को, तो उन्होंने कहा आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ बैठे बैठे फ़ोन किया अपने सुनील शर्मा जी को, तो ऐसे ऐसे प्रहार साहब ये ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला मैं कश्मीर में हूँ, तो कश्मीर मेरी बात भी करवाई शर्मा साहब कि मैं कश्मीर में हूँ, तो मैं जब जम्मू आऊँगा आपको मैं रिंग करूँगा, तो मुलाकात करते हैं, उसके बाद आपसे डिस्कस करते हैं। तो फिर वेट किया, उनका फ़ोन आया नहीं। आपके उस समय के जो बिजनेस कंपटीटर्स थे, उन्होंने षड्यंत्र रचे और अंत में जब सब विफल हुए तो उन्होंने आपको जान से मार देने का प्रयास किया। आपके ऊपर 30 से 40 लोगों ने इकट्ठे हमला किया, आपको गंभीर रूप से घायल किया और आपको जान से मारने का प्रयत्न किया गया। जिस नरवाल मंडी से इनको हटाने का प्रयास किया गया, इन्होंने अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा से उसी नरवाल मंडी में ये समय भी देखा कि कई वर्षों तक ये नरवाल मंडी के अध्यक्ष भी रहे और अपने व्यापार जगत के लोगों की सेवाएं और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए संघर्ष किया। नमस्कार, स्पीक स्ट्रेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अमित। व्यूअर्स, कामयाबी किसी भी व्यक्ति को आसानी से नहीं मिलती है और आज मैं जिस व्यक्तित्व से, जिस शख्स से आपकी भेंट करवाने जा रहा हूं, उन्होंने अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों को देखा और उन्हें अनुकूल बनाते हुए अपने आप को एक सफलता के शिखर पर स्थापित किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पैतृक गांव मल्होरी से इन्होंने प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए फिर इन्होंने जम्मू की ओर रुख किया और गवर्नमेंट एमएएम कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपने सरकारी नौकरी ज्वाइन की, परंतु आपके सपने इतने बड़े थे और आपके अंदर की जो इच्छाएं और जो हुनर था वो इतना उच्च था कि सरकारी नौकरी के माध्यम से उसे पूरा नहीं किया जा सकता था। आपने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया और स्वयं का सब्जी का व्यापार नरवाल मंडी में स्थापित किया। आपने अपनी मेहनत से, अपनी निष्ठा से, अपने लगन से अपने व्यापार को उच्च स्तर तक पहुंचाने का प्रयत्न किया और आपके उस समय के जो बिजनेस कंपटीटर्स थे, उन्होंने आपको, आपके कदम नरवाल मंडी में ना जमे, भरपूर प्रयास किया, कई षड्यंत्र रचे और अंत में जब सब विफल हुए तो उन्होंने आपको जान से मार देने का प्रयास किया। आपके ऊपर 30 से 40 लोगों ने इकट्ठे हमला किया, आपको गंभीर रूप से घायल किया और आपको जान से मारने का प्रयत्न किया गया। परंतु कहते हैं ना कि जिसे राखे साया मार सके ना कोई। आप इस घटना से भी उभरे और अपनी सफलता का झंडा उसी नरवाल मंडी में आपने गाड़ दिया। व्यूअर्स, देखिए, जिस नरवाल मंडी से इनको हटाने का प्रयास किया गया, इन्होंने अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा से उसी नरवाल मंडी में ये समय भी देखा कि कई वर्षों तक ये नरवाल मंडी के अध्यक्ष भी रहे और अपने व्यापार जगत के लोगों की सेवाएं और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए संघर्ष किया। समाज सेवा, आप बचपन से ही समाज सेवा करने में विश्वास रखते थे, परंतु एक अनरीचेबल सोसाइटी का वर्ग
जहां तक आपकी रीच नहीं थी, समाज ने आपको प्रेरित किया कि आप राजनीति के क्षेत्र में भी ज्वाइनिंग दें और एक बहुत बड़े वर्ग को अपनी सेवाएं दें। आज हमारे बीच में है श्री रोमेश परिहार जी। मैं आपने अपने जीवन काल में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, परंतु मेरे पास इतना ही संक्षिप्त आपका परिचय था। और व्यूवर्स, श्री रमेश परिहार जी से मैं पहले भी इंटरव्यू कर चुका हूं, लेकिन वो एक दूसरी न्यूज़ एजेंसी के लिए था और एक बहुत लंबे अंतराल के बाद हमारी भेंट होने जा रही है। आप कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। सब मालिक उस ईश्वर की कृपा है, अभी तक सब ठीक चल रहा है। तो आपके अगर हम सफलता की जो सीढ़ियां आपने अपने इस जीवन काल में उपलब्ध की हैं और अपने हमारे इस क्षेत्र के लिए आपको लोग इंस्पिरेशन के रूप में भी देखते हैं कि एक गांव का लड़का अपने सपनों को लिए हुए और बड़े बड़े व्यापारी जगत के बीच में जाके स्वयं को स्थापित करने का सपना देख रहा है और किया, ईश्वर ने साथ दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जब युवा अवस्था में थे तो मतलब किस तरह के एम्बिशंस लेके आप चलते थे? पढ़ाई लिखाई कर ली, उसके बाद फिर आगे का सफर कैसे शुरू हुआ? जब शिक्षा ग्रेजुएशन करने के बाद तो यही था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा, तो जॉब भी मिली। तो थोड़ा अरसे के बाद जम्मू में ऑफिस था हमारा, तो वहीं कुछ लोगों के साथ, बिजनेसमैनों के साथ राब्ता रहा, बैठते रहे। तो वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि अगर हम अपने इलाके के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें इस फील्ड में आना चाहिए। जैसे कि हमारा इलाका जो बरसात के मौसम में हमारे इलाके में फ्रूट सब्ज़ी और हम भेजते हैं, लेकिन वो लोग हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है ना, पहाड़ी आम आदमी क्या है ऐसे करते हैं कि आया है पहाड़ी, चलो जी ठीक है। तो ये ऊपर वाले की, मैं तो यही कहता हूँ कि जो भी ईश्वर की कृपा रही कि उन्होंने मेरे जीवन को सफल बनाया, तो मैं सारा क्रेडिट जो ईश्वर को, मैंने कुछ नहीं किया, सब हाथ पकड़ के भगवान ने ही कराया है। तो ये जब मैंने मंडी में प्रवेश किया तो मैंने ये सोचा कि दो जगह तो काम नहीं कर सकता, फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया जॉब से। 86 में मैंने रिज़ाइन किया। तो तब मैं नॉन मेंबर था मैं, तो नॉन मेंबर को मंडी में काम नहीं करने देते थे। पहले तो वही चलता रहा। फिर 89 में गवर्नमेंट अलाटमेंट हो गई, मंडी बन चुकी थी और 28 शॉप्स जो हैं बाद में मंडी के बाहर हमें अलाट की गई। लेकिन हमें जो पहले एक्चुअल वहाँ लोग आड़ती लोग थे, तो उन्होंने हमें अपना मेंबर नहीं बनाया, फिर भी नहीं बनाया। तो हमारी जो एक एसोसिएशन थी 28 लोगों की, अलग से हमारा प्रेसिडेंट अलग था, हमारा जनरल सेक्रेटरी अलग, कैशियर अलग, तो चलता रहा काम। फिर कुछ अरसे के बाद इन्होंने हमें एक ही एसोसिएशन के, मंडी एक ही है तो अमर्ज कर दिया, तो एक ही एसोसिएशन बन गई। लेकिन मेरे ये बिज़नेस शुरू करने से कई लोगों को नुकसान हुआ। कैसे हुआ कि जो यहाँ से हमारे ज़िम्मेदार लोग माल भेजते थे, तो हम 6 महीने माल भेजते, अप्रैल में शुरू हो जाता हमारा सीज़न यहाँ से, तो दिसंबर में जाके पैसे लाते हैं जाके। तो अब जो लोकल आदमी उनको मिला तो लोगों ने माल भेजा, हमने ईमानदारी से लोगों के साथ डीलिंग शुरू की। ये तो मैंने बोला ना कि परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है, जैसे जैसे बुद्धि दी वैसे वैसे करते गए। तो जब इनको लोगों को कुछ प्रॉब्लम होने लगी तो उन्होंने, एक गुंडाइज्म था तब उस दौर में, तो गुंडों को उकसाया, हम पे हमला भी हुआ और
मैं बेहोशी की हालत में, हमारे यहाँ से आपके कुकरानी से नरेश जी भी उधर होते थे, नरेश जी और नेक सिंह जी आज मास्टर टीचर हैं वो, तो उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल पहुँचाया था। तो हमारे अंकल जी थे, तो मैंने बोला यहाँ हमारा तो कोई है नहीं। राजेंद्र सिंह जी जो कमिश्नर रिटायर हुए, तो जब उनको पता लगा तो वो चप्पल में ही, पजामे कुर्ते में, शालामार में पहुंच गए। तो बस उन्होंने बोला कि क्या बात हो गई। मैंने बोला शरीफ लोगों का काम करना मुश्किल है मेरे से यही इतना निकला। तो चलो, जो भी हुआ वक्त के साथ चलते गए। भगवान ने हमें कदम कदम पे हेल्प की, ईमानदारी से काम करते गए। फिर ये वक्त भी आया कि जो लोग हमें बोलते इनको काम ही नहीं करने देना है, फिर उन्हीं लोगों ने मुझे प्रधान बनाया। और हमारा तब 147 शॉप्स थी। तो जब इलेक्शन हुआ तो आउट ऑफ 147 मेरे को 105 वोट मिले। जो लोकल वहाँ का बंदा था उसको 42 वोट मिले। तो उसके बाद 4 इलेक्शन हुए, मतलब 3 इलेक्शन और हुए, 4 इलेक्शन मैंने जीते, कभी मैं हारा नहीं। 5वें इलेक्शन में मैंने खुद ही विड्रा कर लिया, अपना फार्म वापस ले लिया। मैंने कहा जो जितना काफ़ी है, अब किसी और को चांस देते हैं बस। तो आज मैं कहता हूँ कि ये ऊपर वाले ने मुझे वहाँ बैठाया, तो आज हमारे इलाके के कम से कम 150-200 बच्चा जो है मंडी में काम कर रहा है, अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा है। हाँ, उनको एक वे मिला कि वहाँ से भी हम रोज़ी रोटी कमा सकते हैं। तो यही कहानी है अपनी। विवर्स, कहानी तो बहुत लंबी है, ये तो संक्षिप्त में भाई साहब ने हमें बताया। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपका बचपन और प्रारंभिक जो शिक्षा है वो आपने अपने इसी गांव मलहोरी में, अभी हम हैं, यहाँ से आपने हासिल की है। तो आपके माता पिता और परिवार के बारे में, क्योंकि उस समय शिक्षा के लिए किसी को अग्रसर करना और फिर सरकारी नौकरी छोड़ना, मन बनाना, उसके लिए एक बहुत बड़ा विश्वास चाहिए स्वयं के ऊपर। तो हमने भी जीवन में कुछ ऐसे काम किए जहाँ पे हमने काम कर लिया, माता पिता को नहीं पूछा। आपने तो सरकारी नौकरी को छोड़ा है, तो परिवार से विचार विमर्श किया कि नहीं किया, कि स्वयं का डिसीजन था? किस तरह की वो परिस्थिति थी? किन लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया? क्योंकि तब आपकी शादी हो चुकी थी जब आप। जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक बच्चे का बाप था मैं तब। जी जी, मेरी 84 में शादी हुई है, तो 86 में मैंने काम शुरू किया। तो ये विचार तो वहीं बैठे हुए ही बना ना कि एक बड़ा फील्ड है, अगर इस फील्ड में हम कामयाब हो गए तो हम नौकरी करने से हम नौकरी देंगे। एम्प्लॉयमेंट दी हमने और अभी भी दे रहे हैं, खुद तो रोजी रोटी कमा रहे हैं ऊपर वाले इसकी दया से, और बाकियों को भी दे रहे हैं। तो यही मन में यही था कि कुछ अपने लोगों के लिए, हमारे वहाँ रहने से लोगों को प्रॉपर रेस्पेक्ट मिली। उसके बाद हमारे जो यहाँ से हज़ारों लोग माल भेजते हैं जम्मू में, तो उनकी रिस्पेक्ट हमारी वजह से ये हुआ कि अब अगर वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बाकी लोगों को वो माल नहीं भेज डालेंगे। तो इस वजह से पूरे इलाके को रेस्पेक्ट मिली हमारे वहाँ जम्मू में, मतलब रहने से। कि वो पहाड़ी, हमें जब मैं प्रेसिडेंट बना तो मुझे तो पहाड़ू प्रेसिडेंट बोलते थे। मैंने कहा मुझे शर्म किस बात की, हम हैं ही पहाड़ी, आप पहाड़ू बोलो, पहाड़ी बोलो, जो मर्जी बोलो। तो ये है कि जो भी डिसीजन मैंने, ये आपने इसको क्वेश्चन आपका ये था कि खुद किसी को पूछा, ये सब ऊपर वाले की, जब मैंने ये सोचा कि ऐसा अगर हो जाए तो अच्छा है, तो कदम रखा, तो कदम कदम पे हेल्प मिलती गई ईश्वर की। तो जैसे जैसे दिमाग में आता गया चलता गया, तो कामयाबी मिलती गई। तो फिर मैं 90 में मैंने ब्रदर को भी साथ लाया यहाँ से, वो ठेकेदारी करता, छोटा ब्रदर। हम 3 भाई हैं। तो बड़े यहाँ हमारा तो पेशा तो जिम्मेदारी है, बेसिकली हम जिम्मेदार हैं। तो बड़े भाई यहाँ रहे, तो छोटे ब्रदर को मैंने साथ ले लिया वहाँ, उसको भी आया, वो भी आज अच्छा, उसका काफ़ी हेल्प मिला मेरे को। बोलते हैं ना कि भाई बाजू होती है, तो पूरा उसने तावन दिया और हम कामयाबी सबने मिलके हासिल की बस। अब इस एरिया को अगर हम देखें तो
जहाँ से इसकी लिमिट शुरू होती है, बाउंड्री शुरू होती है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपका नाम हर गांव तक आपके कारोबार की वजह से, आपके कर्म की वजह से, आपके मेहनत की वजह से पहुंचा है और हर कोई आपको जानता है। आपने ये भी मेंशन किया कि इस इलाके के अब 100-150 जो बच्चे हैं, युवा है, वो मंडी में अपना व्यापार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और आपने फिर अपने जीवन काल के इस मोड़ पे राजनीति की तरफ भी आपने कदम बढ़ाए। आपने किस तरीके से अपने मन को इस चीज़ के लिए मनाया? और दूसरा प्रश्न ये कि आपने डैप को ज्वाइन किया, गुलाम नबी आज़ाद जी की पार्टी को ज्वाइन किया, आपने भाजपा को कंसिडर किया था, नहीं किया था, वो कहानी जो है वो अगर आप हमारे व्यूवर्स के लिए रखें, क्योंकि एक परिहार 5 किलोमीटर दूर और दूसरे परिहार मलहोरी में बैठे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उस समय। तो वाई डैप, डैप क्यों? ऐसा है कि जब से ये दफ़ा 370 टूट गया और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग हो गई, तब से ही वेल विशर अपने जो थे वो हमारे मतलब ना, जब 2014 में इलेक्शन हुआ तब भी मेरे पीछे पड़े हुए थे। उसमें सबसे पहले मैं आपके फादर साहब का ही नाम लूँगा, कटोरी साहब। उन्होंने बड़ा मेरे को फोर्स किया कि आप राजनीति में आओ। तो मैंने उनको ये कहा कि अभी मेरी ये पोजीशन नहीं है, क्योंकि लाइबिलिटीज़ हैं घर की, तो अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो अगर वक्त आगे मिला तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे। तो बाकी लोगों ने भी काफ़ी कंपेल किया मेरे को कि आप राजनीति में आओ। तो फिर जब ये इलेक्शन आया, ये वाला, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी जब अलग हो गई, तो तब ज़्यादा फोर्स, तब मतलब लोगों ने कंपेल कर, हर जगह से फ़ोन आने लगे, आप राजनीति में आओ, राजनीति में आओ, सेवा करो लोगों की। मैंने कहा मैं यहाँ भी तो सेवा ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जब मैं चक्कर लगाने गया लोगों के बीच में, तो बोलते जी आपकी पार्टी कौन सी है? मैंने कहा पार्टी हमारी बीजेपी है, और कौन सी, हम तो बिलोंग करते हैं पीटी, वो मतलब अपने वोट भी इसी पार्टी को दिया हमने, तो फिलहाल तो बीजेपी है। तो अगर आपको मैंडेट नहीं मिला तो फिर आप क्या करोगे? मैंने कहा हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। तो जो इम्प्रेशन होता है ना वोटर का, तो उससे पता लग जाता है कि ये हमारा फेवरेबल नहीं है। तो फिर मैंने अप्रोच किया राणा देवेंद्र सिंह जी को। तो उन्होंने कहा आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मैंने उनको कहा कि हमारे एक प्रेसिडेंट हुए मंडी के, बिमल जैन, वो भारतीय जनता पार्टी में रहे और वहाँ काफ़ी उन्होंने अपना योगदान दिया। तो मैंने कहा 90s में उन्होंने हमसे एक 100 रुपया लिया था, वो बोलते थे कि मेंबरशिप है जी आपकी। तो वो मैंने कहा गुम हो गई है स्लिप मेरे से, तो मेंबर तो मैं 90 का बना हुआ हूँ भारतीय पार्टी का, जनता पार्टी का। तो बोलते नहीं आपको मेंबर बनना पड़ेगा पहले। तो उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ बैठे बैठे फ़ोन किया अपने सुनील शर्मा जी को, तो ऐसे ऐसे परिहार साहब ये ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला मैं कश्मीर में हूँ, तो कश्मीर मेरी बात भी करवाई शर्मा साहब कि मैं कश्मीर में हूँ, तो मैं जब जम्मू आऊँगा आपको मैं रिंग करूँगा, तो मुलाकात करते हैं, उसके बाद आपसे डिस्कस करते हैं। तो फिर वेट किया, उनका फ़ोन आया नहीं। तो फिर छोटे ब्रदर ने कहा कि आया फ़ोन आपको? मैं कहा नहीं। फिर उन्होंने राणा साहब को फ़ोन किया, तो वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो इतने में रज़ा साहब ने अपनी कांग्रेस को छोड़ दिया, तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। तो लोगों ने भी यही कहा कि चलो जी आप इतना बड़ा चेहरा है, राजनीति में 50 साल कांग्रेस में रहे, तो आप इनको अप्रोच करो। तो जिस दिन पहले दिन ही जब उन्होंने 26 सितंबर को पार्टी लॉन्च की, तो शाम को उनसे मिले हम, अच्छा रिस्पांस मिला। तो यही सोचा कि तजर्बेकार है, उनकी रहनुमाई में हम पब्लिक सेवा करेंगे, बस यही सोच के राजनीति में कदम रखा। तो काफ़ी लोगों से जब मैं इलाके में गया तो मेरे को लोग पहचानते थे, लेकिन मेरी फर्म को, पीटीसी को, ये पीटीसी वाला ये पीटीसी
पीटीसी को सारे मतलब इलाके में जानते हैं, मेरी शक्ल कोई नहीं यार, नाम को भी नहीं जानते, लेकिन पीटीसी को जानते हैं, क्योंकि हमारी प्रहार ट्रेडिंग कंपनी, उसका ट्रेडमार्क है पीटीसी। तो ये देखने को मिला, सुनने को भी मिला। और तकरीबन मैंने 1.5 साल में पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी मैंने राउंड लगाया, लोगों के तकलीफ दर्द देखे। तो यही दिल में रहा कि अगर मैं किसी के काम आऊँ तो ये सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट होगी। तो देखो, ये राजनीति में कोई पता नहीं कब क्या होना है। को हालात ऐसे बने कि हमारी पार्टी को रिस्पांस कम मिला, तो फिर जब मैंने देखा कि अब वोटर 2 खेमे में बट गया, एक एंटी बीजेपी और एक बीजेपी, तो मैंने इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, बस। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा और डेप्थ में लेके जाऊं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की अब आपने ज्वाइन किया तो आप है ही हैं पॉलिटिकल पर्सन ही, अब हम आपको मानेंगे। हमारे सोर्सेज से हमको ये भी पता चला कहीं ना कहीं कि जैसे कहते हैं कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, एक ही जगह पे 2 परिहार लोगों बंधुओं का कंपटीशन होना या कुछ इस तरह का चलना बातें। तो हमारे सोर्सेज से हमें ये पता चला कि क्या भाजपा के बड़े लोगों ने आपको ये सूचना पहुंचाई थी कि अगर आप भाजपा ज्वाइन करते हैं, असेंबली इलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको टिकट मिल सकती है इस कॉन्स्टिट्यूंसी से। और आपने उस समय कोई कॉल क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स इज़ ए गेम ऑफ अनसर्टनिटीज़, आपको इसमें अपना फ्यूचर भी देखना है, सारी चीज़ें देखनी है। तो आपने डैप को, अगर ऐसा कोई, अगर खबर थी अगर ऐसी कोई, तो आपने डैप को छोड़ के भाजपा में आपने स्विच क्यों नहीं किया? और अगर ये कंफर्मेशन थी कि आपको टिकट मिलनी थी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो आपने उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? देखिए, ज़िंदगी में मैंने सिर्फ प्रिंसिपल पे चला हूँ अपने, जो कमिटमेंट कर दी वो कमिटमेंट निभाई मैंने। और ये मैंने नहीं निभाई, ये ऊपर वाले ही नहीं कुछ ऐसा मेरे को प्रेरणा दी है। तो जो ज़बान में मतलब कर लेता हूँ तो उसको निभाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे ही जब पहला हमारा डोडा में डाकबंगले में हमारी मीटिंग हुई डैप की, तो वहाँ मैंने एक कमिटमेंट की थी कि जब तक मैं रहूँगा आज़ाद साहब के साथ रहूँगा। तो उसी को बात को निभाने के लिए मैंने दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं किया। मुझे ऑफ़र आई कि आपको बड़ी पोस्ट देते हैं ये वो, लेकिन मैंने ये समझा कि दल बदलू नहीं होना है। जब तक आज़ाद साहब हैं, आज़ाद साहब कहीं जब पार्टी ख़त्म कर देंगे या कुछ भी, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। फ़िलहाल जब तक डीएपी है तब तक इसी में है। तो आप मैन ऑफ प्रिंसिपल, बिजनेस में भी रहे तो पॉलिटिक्स में भी आप प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने प्रिंसिपल्स पे कामयाब रहें, परंतु इंडिपेंडेंट वे में आगे बढ़ने का, या कभी ऐसा ख्याल आया कि लेट्स गिव ए ट्राई, अपने आप को आजमाने का पॉलिटिक्स में? अगर डैप का भविष्य, तो अब मैं कमेंट नहीं कर सकता, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल कमेंटेटर और पॉलिटिकल एनालिस्ट, बट जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा इलेक्शंस में, तो पार्टी का भविष्य और स्वयं का भविष्य आप कैसे देखते हैं? आप अभी एज में भी छोटे ही हैं और बिजनेस में आपने एक लंबा समय गुजारा है, और मुझे लगता है आप अपने उस ज़ैनिथ लेवल पे पहुंचे हैं। अब आपके आगे आने वाली पीढ़ियां उसको संभालने का प्रयास कर रही हैं। पॉलिटिक्स को आप अब कैसे देख रहे हैं आगे? मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ सेवा करना चाहता हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि मैं कुछ अपने लोगों की सेवा करूँ, जिनकी अप्रोच यहाँ तक नहीं है कि वो किसी के साथ बात कर सके, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। तो दिल में यही ख्याल है। तो अगर ईश्वर ने फिर मौका दिया तो ज़रूर प्रयास करेंगे। अगर पब्लिक ने चाहा, इस काबिल समझा, तब तक ज़िंदा रहे मौका मिला तो ज़रूर प्रयास करेंगे। कोशिश तो यही रहेगी। अभी तो हम सेवा ही कर रहे हैं लोगों की, जो भी आता है। मैं 99% लोगों की मैंने नहीं की है। मैंने बोला ना कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब ईश्वर करने वाला है। वहाँ बैठाया है तो ज़रूरतमंद की मदद ही की है,
कोई खाली नहीं भेजा है अपने। मुझे जब तक, जहाँ तक मुझे याद है, 99% लोगों की मैंने मदद की है। फिर भी यही कि बोलता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे इस काबिल बनाया, तो ये ऊपर वाले क्रेडिट सारा उसको मालिक का हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है। तो यही आगे भी यही करने के लिए मतलब पॉलिटिक्स ज्वाइन के मतलब की थी मैंने। तो आगे अगर मौका मिला तो ज़रूर करेंगे। अगर हमारे थ्रू ईश्वर ने लिखी होगी सेवा करनी तो ज़रूर कामयाब होंगे हम। तो आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स से स्विच करते हैं। दूसरी तरफ आपने अपने एरिया को बड़े लंबे दशक तक देखा है, उसको बनते हुए देखा है, लोगों की तरक्की देखी है, कच्चे मिट्टी के घरों से सीमेंटेड लेंटर्स की तरफ का सफ़र आपने देखा है। कितना परिवर्तन होते हुए आपने इकोनॉमिकली लोगों को देखा, और कहाँ कहाँ समस्याएं आपको दिखती हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है इतने सालों में। क्योंकि एग्रीकल्चर से लोग डील करते हैं, तो उनकी और बेहतरी के लिए आपकी तरफ से इतने सालों का जो एक्सपीरियंस आपका रहा, हमारे लोग और आगे बढ़ सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। जिन बिंदुओं पे आप बात रखना चाहें वो क्या होंगी? ये हमारा जो बिज़नेस है, इसमें आप कनेक्टिविटी जो है, देखिए रोड कनेक्टिविटी जगह जगह पहुंच गई, लोग इसमें आ रहे हैं और बढ़ रहा है बिज़नेस ये। तो मैं तो यही कहूँगा कि आजकल तो आप बटोर से शुरू हो जाओ तो रास्ते में आपको ठेले मिलेंगे, फ्रूट के, सब्जी के, कोई मक्की भून रहा है, कोई क्या कर रहा है, रोज़ी रोटी कमा रहा है। तो अब जॉब तो इतना है नहीं गवर्नमेंट में कि सबको एडजस्ट हो सके। तो इसमें तो प्रयास करना चाहिए, ये भी एक फील्ड है, तो बच्चों को आगे प्रेरणा इसमें से लेनी चाहिए, तो रोज़ी रोटी कमा सकते हैं। देखो यही हमारा जो सब्जी का बिजनेस है, इतने इसमें कितने लोग मतलब जिम्मेदार के सिर पे, एक फार्मर के सिर पे, यहाँ से सब्जी अगर रोड में आती है तो मज़दूर पैसे कमाता है, वहाँ से गाड़ी में लोड होती है तो गाड़ी वाला पैसे कमाता है, फिर जम्मू जब पहुँचती है वहाँ पांडी पैसे कमाते हैं, फिर हमारे पास आती है, हम कमीशन कमाते हैं उस पर, फिर आगे जब जाती है तो फिर गाड़ी पे ले जाते हैं, फिर आगे वो पैसे कमाते हैं। मतलब एक जिम्मेदार के सिर पे, जो जिम्मेदार है, सबसे बड़ा जिम्मेदार है, मैं मानता हूँ कि जो हमारा पेशा है सबसे उत्तम है, हमारे सिर पे कितने लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो ये सबसे उत्तम हमारा बिजनेस है, जो खेती का बिजनेस है। तो इसमें काफ़ी चांसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट इसको आधुनिक मॉडर्नाइज करने के लिए, और थोड़ा सा अगर मैं आपसे ये जानने का प्रयास करूं फिगर्स में, डेटा में, कि अपनी इस बेल्ट से कितने करोड़ का बिजनेस हमारा ये बेल्ट निकाल सकता है, पोटेंशियल है, या अभी तक जो लास्ट फिगर हाईएस्ट जो आपके ध्यान में हो तो वो काइंडली आप मेंशन कर सकते हैं? फिक्र देखो ना, अब बहुत इलाका हमारे जैसे भद्रवा है, भद्रवा हमारे साथ लिंक नहीं है, लेकिन वहाँ से भी माल तक फ्रूट काफ़ी निकलता है भद्रवा से। तो सब्जी का जहाँ तक है, तो यहाँ से कम मेरे ख्याल में 60-70 करोड़ रुपए का यहाँ से सब्जी निकलती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हमारे इलाके से जो जो असर, बगर और ये खलैनी, तो अब कनेक्टिविटी जैसे सराज में अब कनेक्टिविटी रोड चलेगी, वहाँ से मटर काफ़ी निकल रहा है, वो भी सब्जी लगा रहे हैं अब। मतलब बढ़ रहा है बिजनेस, ये नहीं है कि घट रहा है। पब्लिक डिमांड भी ज़्यादा है, डिमांड भी बढ़ रही है, तो ये भी बढ़ रहा है। जी जी। तो व्यूअर्स, जानने के लिए हमारे पास इनके लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, परंतु समय की अगर कमी को देखें हम, अगर ड्यूरेशन के हिसाब से इंटरव्यू के देखें, तो हमें अपनी इस बातचीत को यहीं पे विराम देना होगा। और इन फ्यूचर में जब भी हमें इस चीज़ का ज्ञात और पता लगा कि अगर भाई साहब अपने गांव मल्होरी में आए हैं, तो दोबारा आपसे फिर से इनसे मुलाकात आपकी करवाएंगे। आपने अपने ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की है और हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इस एरिया के लोगों के लिए आपका एज ए सोशल एक्टिविस्ट, तो हम आपको कह ही सकते हैं कि समाज सेवा आपके खून में ही है, और राजनीति में भी आप हैं। तो आपका क्या संदेश रहेगा अपनी इस पूरी बेल्ट के लिए? मेहनत, ईमानदारी से अगर कोई भी काम करेंगे हम ज़रूर ज़रूर उसमें कामयाब रहेंगे। ईमानदारी सबसे ऊपर रखनी चाहिए। कमिटमेंट, मैन शुड बी कमिटेड। अपनी कमिटमेंट जो है उसको निभाना चाहिए। वो नाकामयाब नहीं हो सकता कभी ज़िंदगी में। ये मेरा तजर्बा ज़िंदगी का।
जो मैंने सीखा है और जो निभाया आज तक कमिटमेंट। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।